नमस्कार साथियों एवं मित्रों एवं छात्रों, जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले क्लासेस में तारामंडल के बारे में डिस्कस किया था और इसका मैंने डिटेल आपको वीडियो दिया। और तारामंडल जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, इसके बाद आज हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बात करेंगे नक्षत्रों की। अभ्यार्थियों, जो नक्षत्र हैं इसको बेसिकली बोला जाता है स्टार ऑफ ग्रुप। ऐसे स्टार ऑफ ग्रुप 27 स्टार ऑफ ग्रुप हैं। और ये स्टार ऑफ ग्रुप क्या है? ये पृथ्वी है, अर्थ के चारों ओर एक कक्षा में अर्थ का जो उपग्रह है सैटेलाइट मून चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा मून, किसके? अर्थ के। ये चक्कर लगाता है। ध्यान दीजिएगा, आज हम आपको बहुत रोचक तथ्य भी बताएंगे। तो इस चक्कर लगाते हुए ये 27 नक्षत्र मंडलों को पार करता है। स्टार ग्रुप 27 नक्षत्र मंडल जो कि एक ग्रुप में होते हैं, जिन पे हम लोग बात करेंगे। 27 नक्षत्र मंडल मतलब ग्रुप ऑफ स्टार, यानी कि 27 ग्रुप ऑफ स्टार को ये पार करता है चंद्रमा। ग्रुप ऑफ स्टार ये बहुत दूर होते हैं, कभी ध्यान रखिएगा, ये बहुत दूर होते हैं क्योंकि यहां तो सन से बहुत दूर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो सौर मंडल से बाहर की दुनिया है, ये बहुत दूर। क्योंकि सौर मंडल का सबसे नजदीकी तारा क्या है? सूर्य है। लेकिन चित्र के लिए मैं आपको इसको नजदीक दिखा रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। यहां पर ये नक्षत्र मंडल होते हैं जो कि 27 नक्षत्र मंडल होते हैं अभ्यार्थियों। अब काउंट मत करिएगा, कुछ ज्यादा या कम हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट का मेथड है। तो ये 27 नक्षत्र मंडल हैं ग्रुप ऑफ स्टार। इन 27 नक्षत्र मंडल को चंद्रमा पार करता है। और जैसा कि आपको पता है कि चंद्रमा का जो रेवोल्यूशन टाइम है अराउंड अर्थ, क्योंकि चंद्रमा क्या है? सैटेलाइट ऑफ अर्थ। तो ये पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन टाइम जो है वो 27 दिन 8 घंटे में होता है। 27 दिन 8 घंटे में होता है। यानी कि हाफ सर्किल को अगर हम इसकी अपनी ऑर्बिट में कक्षा में देखें चंद्रमा का, मून का, तो मून अपनी ऑर्बिट में इतना ये और यहां रहता है सन, सूरज, स्टार। तो मून यहां से यहां तक पार करता है। 14 दिन कंप्लीट नहीं होंगे हाफ सर्किल में, क्योंकि 27 दिन 8 घंटे होते हैं। तो जो इसका हाफ सर्किल पृथ्वी के चारों ओर में जो हाफ होगा वो होगा 13 डेज। और एक दिन का 24 घंटा, 24 घंटे के साथ 8 ऐड करेंगे तो ये होंगे आपके 32 डे आवर्स। तो ये 13 दिन और 16 घंटे में पार करता है। कंप्लीट 14 डेज नहीं होंगे। तो यहां से यहां तक 13 दिन 16 घंटे, 14 दिन कंप्लीट नहीं होंगे। और यहां से यहां तक 27 दिन कंप्लीट होंगे, 8 घंटे। इस तरह से चंद्रमा एक हाफ सर्किल में
13 नक्षत्रों को पार करता है। इस तरह से इसमें सभी नहीं बन सकते हैं, 1 2 3 ऐसे 13, और उसके बाद 13 एक कहीं पास हो सकता है। टोटल 27 नक्षत्र होते हैं। ये मून का सर्किल है। ये मैं कलर चेंज कर दूं नक्षत्रों के। इन नक्षत्रों का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये ज्योतिष शास्त्र का अपना अध्ययन है। लेकिन यहां पर हम ज्योग्राफी में रहेंगे कि मून अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए, ये मून की ऑर्बिट है, बस ये हमने वो बाहर एडिशनल एक्स्ट्रा बनाया है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। वैसे तो यहां से यहां तक सेम बात है, कुछ भी आप कैसे भी समझिए। मून यहां से यहां तक 14 डेज, 13 डेज एंड सम ऑफ आवर्स, और यहां से यहां 13 डेज सम ऑफ आवर्स। जैसा कि 27 नक्षत्र पार करता है। आपने सुना होगा कि 27 नक्षत्रों का मनुष्य के जीवन के जन्म पर प्रभाव पड़ता है। यहां हाफ के लिए जो सर्किल घूमता है मून, इसको जनरली बोला जाता है हाफ सर्किल। इसको यहां पर जब बैक में होता है, यहां सन, ये सन है, सूर्य, यहां पर चंद्रमा की स्थिति, चाहे इस सर्किल इस पथ को मानिए या बाहर किसी को, ये चंद्रमा होता है। ये स्थिति जब अर्थ और सूर्य के बीच में चंद्रमा होता है तो ये स्थिति अमावस्या की होती है, अमावस्या। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है तो बैक में ये पूर्णिमा की स्थिति होती है। पूर्णिमा, पूर्णिमा को फुल मून कहते हैं और अमावस्या को न्यू मून कहते हैं। ये चीजें और आगे जाके बात होगी। तो फुल मून वह होता है जहां से एवरी नाइट चंद्रमा का जो शाइनिंग फेस है, चमकीला भाग है, वो बढ़ता जाता है। और मैक्सिमम इन 13 डेज एंड सम ऑफ आवर्स, या 14 दिन रखें, मैक्सिमम जो चंद्रमा है वो अपनी चमक यहां पर देता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी होती है। तो इसे फुल मून कहते हैं। और इस पूरे पक्ष को अमावस्या से पूर्णिमा तक ये लगभग 14 दिन का होता है। अभी तय वैसे ही आपने देखा होगा, लोग कहते हैं मुहूर्त ये है सुबह में, कभी इवनिंग में है, मुहूर्तें बदलती हैं, वो इसीलिए बदलती हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं कृष्ण पक्ष। क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष, सॉरी शुक्ल पक्ष। ये शुक्ल पक्ष होता है क्योंकि यहां पर रोशनी बढ़ती है, इसे शुक्ल पक्ष कहते हैं। एवरी नाइट शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की रोशनी बढ़ती है और यहां पर इसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष। अमावस्या मीन्स न्यू मून से फुल मून तक शुक्ल पक्ष होता है और फुल मून से न्यू मून तक कृष्ण पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष का मतलब होता है इन 14 डेज के एवरी नाइट रोशनी जो चंद्रमा की है, आपने देखा होगा कभी एक छोटे से पीस की तरह होता है, वो धीरे 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 सर्किल में बढ़ता है, बढ़ती जाती है और यहां कम होती जाती है। तो इन नक्षत्रों में जिनमें शुक्ल पक्ष होता है उन नक्षत्रों को अच्छा माना जाता है और कहते हैं कि अच्छा नक्षत्र इसी में होता है। जैसे कुछ नक्षत्र आपने सुने होंगे, जैसे रोहिणी, मैं अभी नक्षत्रों की लिस्ट पे भी बात करूंगा, तो ये शुक्ल पक्ष में, और कहते हैं इनमें जन्म होता है तो थोड़ा बुरा होता है क्योंकि कृष्ण पक्ष होता, हर रात अंधेरा। अभ्यर्थियों, मैं ज्योतिष शास्त्र की बात नहीं कह रहा, लेकिन ये अच्छे बुरे
को मैं नहीं डिफाइन कर सकता कि क्या प्रभाव होता है। मेरा मानना यही है कि इन 27 नक्षत्रों में आधे नक्षत्र कृष्ण पक्ष में पड़ते होंगे और आधे नक्षत्र शुक्ल पक्ष में, और सबसे अच्छा नक्षत्र जिसे बोला जाता होगा वो निश्चित रूप से पूर्णिमा के टाइम पर होगा, फुल मून पर। तो ये नक्षत्रों की स्थितियां हैं अभ्यर्थियों। और कुछ नक्षत्र इसमें, जैसे मैं नाम ले लेता हूं, 27 नक्षत्रों में थोड़ा स्लो लूंगा, आगे आपको पूरा पीपीटी मिलेगा कि जो साइड से एक रिटन फॉर्म में हो, जिससे कि आपको स्पेलिंग समझने में कोई दिक्कत ना हो। हम चित्र तो बना भी सकते थे, पहले से ही आपको इमेज बोर्ड पर दिखा सकते थे, लेकिन जो बोर्ड पर इमेज बनाने में दिखता है तो आपको रियल विजुअलाइज होगा, और अगर बना हुआ होगा तो वो फिर एक सीमाओं में बंध जाता है। बनाते हुए आपको भी महसूस होता है ये कैसे बना, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा, कई बार इस पर पेन चलता है, ड्रॉ होता है। खैर, मैं इन 27 नक्षत्रों में कुछ नक्षत्रों के नाम लेता हूं, जैसे मेघा, स्वाति, चित्रा, हस्त, मेघा, स्वाति, चित्रा, हस्त, विशाखा, अनुराधा, रोहिणी, ज्येष्ठा, भद्रपद, भद्रपद में पूर्व भद्रपद एवं उत्तर भद्रपद, अश्वले, लेसा, आद्रा, रेवती इत्यादि। ऐसे तमाम नक्षत्र हैं जिनकी कुल संख्या 27 है। तो आप समझ चुके होंगे चंद्रमा की जो ऑर्बिट की गति होती है, जो पृथ्वी के चारों ओर होते हैं, तो नक्षत्रों की जो गिनती गिनी जाती है वो चंद्रमा की गति के अनुसार गिनी जाती है। और कुल नक्षत्र कितने हैं? 27। अभ्यर्थियों, ये एक पाठ है जिसमें ये चीज़ें पूरी होती हैं। पिछले क्लास से अगर हम जोड़ के देखें तो मैं कुछ शब्दावलियों को ओरली ऐसे ही बोलता हूँ, जिन्हें आप नोट कर लीजिएगा। जैसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये जो है ये सौर मंडल में सर्वाधिक नज़दीक स्थित एक तारा है। जैसे मैंने आपको कहा, मैं इस पर थोड़ा बोलता भी जाऊंगा कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है। इसे मैं हटा देता हूं 27 नक्षत्र। जैसे पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा, सबसे नजदीक का तारा हमारा क्या है? सूर्य है, सन। और सन के चारों ओर सभी ग्रहों को मिलाकर क्या है? सौर मंडल। इसे हम सोलर सिस्टम कहेंगे, सौर मंडल। प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहीं इस सौर मंडल के सबसे नजदीक का तारा, इसे हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हिंदी इंग्लिश सभी एक है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी मींस हमारे सौर मंडल का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहलाता है। तारे तो बहुत होंगे लेकिन दूर दूर हैं, लेकिन कहीं भी दूर होंगे, लेकिन हमारे सौर मंडल के, हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक सन और हमारे सौर मंडल के सबसे नजदीक प्रॉक्सिमा सेंचुरी। इसे दूसरी तरह से भी कहा जा सकता है कि पृथ्वी के सेकंड नियरेस्ट स्टार, यानी कि दूसरा सबसे पास का तारा है, वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। ध्यान दीजिएगा, अगर सौर मंडल के बाद कहा जाएगा सबसे नजदीक तो प्रॉक्सिमा, क्योंकि हमारा सूर्य जो है नजदीक लेकिन सौर मंडल के अंदर है। तो दोनों बातों पर ध्यान रखिएगा कि आखिर ये क्या है। अभ्यर्थियों, एक और है टर्मिनोलॉजी, आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे, साइरस या डॉग स्टार। इसे साइरस या डॉग स्टार कहा जाता है। ये रात में दिखने वाला सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है, चमकीला तारा होता है, और जो कि हमारे सौर मंडल के सेकंड, एक ही साइड में बना देता हूं, सेकंड सबसे नियरेस्ट स्टार होता है। सौर मंडल का सेकंड नियरेस्ट स्टार साइरस या डॉग स्टार। प्रॉक्सिमा सोलर सिस्टम का नियरेस्ट स्टार एंड साइरस और डॉग स्टार, इसके दो नाम होते हैं, सेकंड नियरेस्ट स्टार होता है। और अर्थ के सबसे नजदीकी स्टार कौन सा? सन। आप लोग देख लीजिएगा, इसे साइरस या डॉग स्टार बोलते हैं। ओके, फर्स्ट नियरेस्ट एंड सेकंड नियरेस्ट।
ऑफ द सोलर सिस्टम, ओके। बट अगर पृथ्वी से काउंट किया जाए तो सेकंड नियरेस्ट एंड थर्ड नियरेस्ट, मैंने हर डायमेंशन से यहां पर बोला है। तो ये कुछ शब्दावलियां हैं। ध्रुव तारे के बारे में मैं आपसे बात कर ही चुका था पिछले क्लासेस में। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण हमारा शुरू होता है एक क्लास जिसे हम इम्पोर्टेंट क्लास के रूप में भी जानते हैं अभ्यर्थियों। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि कुछ ही जो क्लासेस होते हैं वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों पे फोकस करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या परीक्षा या जो एग्जामिनर है वो इस दृष्टिकोण से क्वेश्चन पेपर बनाता है कि आप इम्पोर्टेंट पढ़ा रहे हैं? आज का जो परीक्षा का जो प्रारूप है वो समग्र ज्ञान का प्रारूप है। कोई भी शॉर्टकट नहीं चल पाएगा, ये निश्चित है। शॉर्टकट आपको धोखे से प्रवेश करा सकता है, लेकिन निश्चितता नहीं, वो भी प्रारंभिक परीक्षा लेवल पर। लेकिन यदि आपने कंप्लीट प्रिपरेशन किया है तो ये आपकी निश्चितता को बरकरार रखेगा, साथ साथ विषय में आपके आत्मविश्वास को प्रदर्शित करेगा। तो अभ्यर्थी, आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। आप भले ही प्रश्न ना कर पाएं, लेकिन वो प्रश्न आपका सुना हुआ लगे तो आपको निराशा भाव नहीं आता है और लगता है कि आगे हम कॉन्फिडेंस रखेंगे। दिक्कत वहां होती है कि जैसे ही विषय आया और आपने लगातार कई प्रश्न देखे और आपके सुने हुए भी ना हो, तो ऐसा तभी होता है जब हम शॉर्टकट पढ़ाई करते हैं। कई लोग यहाँ तक ये मानते हैं कि इसमें कम क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पिछले 2023 का 2024 का आयोगों की परीक्षा चाहे यूपीएससी को देखें तो यहाँ से एक एक दो दो प्रश्न शुरू हुए हैं। तो महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता है, इम्पॉर्टेंट सिलेबस होता है, इम्पॉर्टेंट परीक्षा का पिछले प्रारूप को देखकर नहीं। हाँ, पिछला प्रारूप अगले का आधार होता है, लेकिन वो कतई ये नहीं कहता है कि आप स्टडी को शॉर्टकट कीजिए। यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से प्रश्नों का आने का दर बढ़ जाएगा और ज़्यादा बढ़ेगा सोलर सिस्टम से। लेकिन हम लोग एक एक कंप्लीट यूनिट को लेकर चल रहे हैं, भले ही अभी तक उनसे प्रश्न कम आए हों या ज़्यादा आए हों। तो अभ्यर्थियों, कोई भी शॉर्टकट मत कीजिएगा। जल्दबाजी में आज के परीक्षा क्वालिफाई नहीं हो सकती। और मैं इस क्लास को सीधे टू दी पॉइंट क्लास बनाना चाहता हूँ। कोई भी अतिरिक्त गॉसिप्स का क्लास नहीं बनाना चाहता हूँ, बल्कि आपको धीरे धीरे ये लगे कि ये क्लास वास्तविक क्लास है। क्योंकि गॉसिप्स करने का ना आप पे सुनने का समय है और ना हमें बोलने का समय है। हम चाहते हैं कि ये क्लास उत्पादक क्लास हो, ये आपके उपयोगी क्लास हों। तो इसी दृष्टिकोण में हम लोग आज शुरू कर रहे हैं तारे का जन्म एवं विकास एवं मृत्यु। तो 3 स्टेप को समझिएगा। तारे का कैसे जन्म होता है, कैसे उसका विकास होता है और कैसे उसका अंत होता है। इन सब चीजों से शुरू करने से पहले कुछ आधारभूत चीजों को जानना पड़ेगा। आधारभूत से हमारा यहां तात्पर्य है कि तारों का जन्म कहां हुआ। तो तारों का जन्म गैलेक्सी के अंदर होता है, यानी कि सबसे पहले गैलेक्सी बनती है और गैलेक्सी के अंदर सबसे ज्यादा हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा होती है। जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, मैं सिंपल ये भी बोल रहा हूं फिर ग्राफिक्स पर, हाइड्रोजन जब हीलियम में बदलने लगता है तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और इस प्रक्रिया में ऊर्जा, अनलिमिटेड ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और यह प्रक्रिया कहलाती है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अभ्यर्थियों, यहां हम प्रारंभ करेंगे तारे का जन्म कैसे होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि आकाश गंगा जो है वो मैं थोड़ा ऊपर से लेके चलूंगा, अगर कुछ रहेगा तो दूसरा ग्राफिक साइड से और बनाऊंगा। आकाश गंगा वास्तव में
हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक गुच्छा होता है, एक समूह होता है, एक बादल होता है, क्लाउड होता है। जहां पर भी इसमें जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास पास आने लगते हैं, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने लगते हैं, तो आपस में मॉलिक्यूल्स टकराने से ताप की उत्पत्ति होती है, ताप का जनन होता है। और ये ताप इन मॉलिक्यूल्स के टकराने की, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के टकराने की, पहली चीज तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि तारा वहीं बनेगा जहां 71% लगभग हाइड्रोजन हो। तो अभ्यर्थी हाइड्रोजन का परसेंटेज ऐसे क्लाउड में ज्यादा होना चाहिए, और जहां पर भी ऐसे मॉलिक्यूल्स आपस में टकराने लगते हैं वहां ताप का जनन होता है, और ताप जैसे ही बढ़ता है वैसे ही यहां पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू होती है। नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, और हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू हीलियम, एंड यहां से उत्सर्जन होता है एनर्जी का, और यहां शुरुआत हो जाती है। और यही कंडीशन, जैसे ही ऊर्जा शुरू होती है वैसे ही ये तारा बन जाती है, स्टार बन जाती है। मैं इसे आगे बढ़ा के आऊंगा, ये स्टार बन जाएगा, तारा। अभ्यर्थियों, पहले जब बादल होता है, ठंडा होता है, हाइड्रोजन हीलियम के बादल होते हैं, तो इसे नेबुला कहते हैं, निहारिका, नेबुला कहते हैं, निहारिका शब्द। और जब तारा बनने लगता है तो इसे बनने से पूर्व की अवस्था, एक शब्द मैं डाल रहा हूं, वो है प्रोटो स्टार, यानी कि आदि तारा। आदि तारा, और आदि तारा मीन्स वो कंडीशन जहां मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होने लगते, पुंज होने लगता है, संकेंद्रित होने लगते हैं, टकराने लगते हैं, और टकराने से ताप का जनन होता है, और ताप का जब जनन होता है तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, और वैसे ही बन जाता है अगला स्टेज, तारा। तो पहला नेबुला, जिसे निहारिका कहते हैं हिंदी में, आदि तारा, इसे भ्रूण तारा भी कहते हैं, जैसे भ्रूण बनता है इंग्लिश में से एम्ब्रियो स्टार कहते हैं। और उसके बाद जब प्रॉपर वे में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो ये तारा बन जाता है, जिसको स्टार कहते हैं, और इससे ऊर्जा का तीव्र उत्सर्जन होने लगता है। और अभ्यर्थियों यहां ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर वे में तारा बन गया। यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, मैं इसको बैक में बढ़ाता रहूंगा। यहां तारा जब बन जाएगा तो अभ्यर्थियों ध्यान दीजिएगा, तारा बनेगा तो लगातार ये तारा हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता रहेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि केंद्र, देखिए सबसे ज्यादा हाइड्रोजन केंद्र में होगा, इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी केंद्र से निकलेगा, और बाहर की ओर जब जाएंगे तारे के तो ऊर्जा कम हो जाती है। धीरे धीरे केंद्र की हाइड्रोजन कम होने लगती है या समाप्त होने लगती है, तब भी तारे के बाहरी किनारों पर हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है। हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू हीलियम, अब कहां? बाहरी आउटर लेयर में हाइड्रोजन हीलियम में बदलती रहती है, अंदर हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है। इसलिए तारा अंदर से सिकुड़ने लगता है, कंडेंस होने लगता है, और अंदर से तारा सिकुड़ने लगेगा क्योंकि अंदर से हाइड्रोजन समाप्त होने लगती है। ऐसी कंडीशन में जब हम और नेक्स्ट स्टेज आता है तो हाइड्रोजन पूरे तारे पर समाप्त हो जाती है। हाइड्रोजन क्या होगा? तारा तो रह गया लेकिन इसमें हाइड्रोजन समाप्त हो जाती है, हाइड्रोजन का अंत हो जाता है। और ऐसी स्थितियों में जो तारा होता है इसे हम लोग रेड जेंट कहते हैं, इसे बोलते हैं रक्त दानव।
रक्त दानव, रेड जेंट, समझते रहिएगा। तो ये सफर, नेबुला से आदि तारा, प्रोटोस्टार, प्रोटोस्टार से स्टार और स्टार से रक्त दानव। आप सुनते रहिएगा, वहां अगर कोई भी थोड़ा बहुत स्पेलिंग, जिसे रेड जेंट कहते हैं, में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं दोनों भाषाएं, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश और हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूं ताकि सभी अभ्यर्थियों को ये क्लास सुलभ हो सके, समझ में आ सके। हमारे पास प्रॉपर वे में एक स्टैंडर्ड तरीके से पूरी भाषा में एक नोट्स भी बने हुए हैं और वो पूरे पीडीएफ फॉर्म में भी होंगे। सेम क्लासेस के सेम प्रॉपर वे में एक नोट्स होगा। ओके, अब रक्त दानव, अब यहां एक समझने की चीज है जिसे हम थोड़ा समझाएंगे, थोड़ी सी अलग लेकर जाएंगे, फिर वहीं लौट कर आ जाएंगे, जिसे मैं अलग भी समझाऊंगा। कि यहां पर एक व्यक्ति थे, एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने जब विश्व समुदाय में वैज्ञानिकों के समक्ष एक अपनी विचारधारा प्रस्तुत की, उन्होंने कहा कि ऐसा तारा, समझिएगा, ऐसा तारा जो कि हमारे सूर्य के द्रव्यमान मीन्स मास ऑफ सन से कई गुना बड़ा होता है, मोर टाइम हैवी या बड़ा या मोर टाइम मास, ऐसे तारे का जिसका होता है, वो तारा का जब हीलियम खत्म होता है तो वो तारा ढह जाता है। ढह मीन्स कोलैप्स कर जाता है। इस बात पर शब्द समझिए, ऐसा तारा जो कि सूर्य के द्रव्यमान से कई गुना बड़ा होता है, ढह जाता है। तो ढहने पर लोगों ने कहा ये ढहना क्या होता है, और चंद्रशेखर साहब को एक तरह से देखा जाए तो वो हंसी के जिसे कहते हैं ना, उनके ऊपर हंसी उड़ाई गई, उनकी खिल्लियां। अभ्यर्थियों, जब भी आप कुछ भी अच्छा करेंगे या अच्छा ना भी हो, कुछ अलग करेंगे, तो आपके ऊपर हंसी या आपको क्रिटिसाइज करने वाले बहुत लोग होंगे। मैंने यहां पर एक वर्ड बोला कि जब भी कुछ आप अलग करेंगे, अक्सर युवा वर्ग पीढ़ी अलग का मतलब होती है सामाजिक नियमों के विपरीत जाना, नहीं। अच्छा का मतलब होता है नियमों के अंतर्गत कुछ नवीन करना। ये किसी ने नहीं कहा है कि सारे मर्यादाओं को, सारी संस्कृतियों को आप समाप्त कर दें, सारे दायित्वों को भूल जाएं, सारी सामाजिक परंपराओं को तोड़ दें। आप परंपरा के अंदर भी बहुत रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। तो खैर, ये तो विज्ञान है, इसे परंपरा संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने एक जनरली थोड़ी बात बोली आपके लिए। अभ्यर्थी जब इन्होंने कहा कि तारा ढह जाता है जो कि बहुत बड़ा होता है, इस पर विश्व जगत ने खिल्ली उड़ाई, लेकिन बाद में इसी बात को वैज्ञानिक रूप से प्रूफ हुई और इसी बात पर नोबेल प्राइज भी मिला चंद्रशेखर के लिए। ये सारी चीजें कब मिला, किस तिथि में मिला, ये सारा कुछ नोट्स में आपको प्रॉपर मिलेगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं बोल रहा हूं वो नोट्स में ना हो। अभ्यर्थियों, यहां मैं समझाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा, चंद्रशेखर ने अतिरिक्त पार्ट में जाकर, यहां मैं थोड़ा समझाऊंगा। रक्त दानव लिखा हुआ हटा देता हूं, अभी इसे हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं रक्त दानव। ये रेड जेंट है, रक्त दानव। यहां मैं समझाना चाहता हूं कि चंद्रशेखर ने क्या कहा। चंद्रशेखर ने कहा कि तारे 3 कैटेगरी के होते हैं, एक हल्का द्रव्यमान में, मास में हल्का, एक मध्य और एक बहुत ज्यादा द्रव्यमान का तारा। यहां ये क्या है? उन्होंने कहा कि हल्का जो तारा होता है 1.4 ms
का एक लाइन दिया, ये क्वेश्चन भी आता है, चंद्रशेखर सीमा कहलाती है 1.44 ms मास ऑफ सन से जो तारा हल्का होता है 1.4 ms, क्योंकि हमने सूर्य का मास ऑफ सन देखा है, तो सन के 1.4 ms गुने से हल्का। किताबों में कई जगह लिखा है सूर्य के द्रव्यमान से हल्का, नहीं, सूर्य के 1.4 ms गुना। 1.4 का मतलब ये मत लगा लीजिएगा सूर्य अगर 1.4 का मतलब है तो सूर्य 100 किलो का है तो इसका 1 किलो 400 ग्राम वजन होगा, नहीं, 1.4 का मतलब होता है सूर्य अगर 100 किलो का है तो ये 140 किलो का। थोड़ा सा इस बात को ऐसी मैंने जनरली बोल दिया है। तो 1.4 ms से बिलो है, तो इसे इन्होंने कहा हल्का तारा, स्टार। अगर इन्होंने कहा कि तारा 1.4 ms से 3 ms तक है तो यह तारा मध्य वजन द्रव्यमान का होगा। और अगर इन्होंने कहा कि सूर्य के द्रव्यमान से 3 ms यानी कि 3 गुना भी लिखा होता है कई जगह, क्योंकि मैंने अक्सर 1.4 ms नहीं देते हैं, से ज्यादा बड़ा होता है, कई गुना बड़ा, 20 गुना, 30 गुना, 50 गुना, 100 गुना बड़ा, तो इन्होंने कहा यह बहुत बड़ा तारा होता है। अभ्यर्थियों, मैं इस बात पर यहां आऊंगा और आपको समझाऊंगा कि तारे सभी होते हैं, चाहे वो हल्के मास का हो, मध्य मास का हो या बृहद मास का हो, रेड जेंट सभी बनते हैं। बड़ा तारा बनता है तो ग्रेट रेड जेंट कहते हैं, छोटा बनता है तो नॉर्मल रेड जेंट कहते हैं। बड़ा तारा होता है तो ग्रेट स्टार बोलते हैं, छोटा होता है तो स्टार बोलते हैं। लेकिन यहां से 1.4 ms की सीमा अगला तारों का भविष्य निर्धारित करेगी। इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ऐसे तारे जिनका वजन कम होता है, द्रव्यमान कम होता है, या ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान ज्यादा होता है। अभ्यर्थियों, यहां पर हम लोग बात करेंगे कि जिनका वजन कम होता है, ऐसे तारे पूरी तरह से यहां तारे के केंद्र में, मैंने बताया कि तारे के केंद्र में बाद को जो हीलियम का संलयन होता रहता है, हीलियम, और अब पूरा हाइड्रोजन खत्म तो हीलियम का संलयन होता रहता है। और अभ्यर्थियों, तारा आगे चलकर ये हीलियम का संलयन भी रुक जाता है और ये बन जाता है काला बामन, सफेद बामन पहले बनेगा, सफेद बामन, सफेद बामन, सफेद बामन। और उसके बाद लंबे समय बाद ये काला बामन बनता है। क्यों बनता है ये डिटेल है। ऊर्जा खत्म, हीलियम कन्वर्टेड इनटू कार्बन, और इसके ऊपर से कार्बन हट जाता है। अंदर का जो हीलियम संलयन होता है वो थोड़े समय तक ब्राइट लाइट मारता रहता है। हीलियम का संचार इसलिए ब्राइट होता है, इसलिए इसे सफेद बोलते हैं। और उसके उपरांत जब हीलियम का ब्राइट लाइट समाप्त होता है तो उसके बाद इसका न्यूक्लियाई एनर्जी, जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसे नाभिकीय ऊर्जा भी समाप्त हो जाती है और ये काला बामन बन जाता है, ब्लैक। ठीक है, ब्लैक। अभ्यर्थियों, ये तो वो तारा है, इसीलिए क्वेश्चन आता है कि हमारा सन का भविष्य क्या होगा, तो हमारे सन का भविष्य होगा सफेद बामन और उसके बाद काला, क्योंकि हमारा सन छोटे तारे में से आ रहा है, हल्के तारे में से आ रहा है।
यह क्वेश्चन आता है कि 1.4 ms लिमिट किसको करती है? तो कहते हैं सफेद बामन की अपर लिमिट। आंसर होगा सफेद बामन की उच्च। तो देखिएगा मीन्स क्या है? रक्त दानव। सफेद बामन से ऊपर होता है 1.4 ms। ओके अभ्यर्थियों, यहां पर जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां पर बात करेंगे यद तारा। मैं थोड़ा स्पीड से भी चलूंगा कि यद तारा बड़ा है 1.4 ms से तो वो क्या करेगा? ये इंपॉर्टेंट है। 1.4 ms से तारा क्या है? बड़ा है। बड़ा से मतलब यद तारा बड़ा है 1.4 ms से। कितना? 1.4 से 3 ms तक। या तारा बड़ा है 3 ms से ज्यादा। तो इसमें दो कंडीशन बनेंगी और इन कंडीशनों पर मैं आगे बात करूंगा। आप सभी को यहीं से मैं बताऊंगा पल्सर स्टार और यहीं से मैं बताऊंगा आपको कृष्ण छिद्र। यहीं से पल्सर स्टार और यहीं से कृष्ण छिद्र आप सभी के लिए आज मैं यहीं तक बताऊंगा। क्लासेस को हम एक सीमा में बांध के रखेंगे। धन्यवाद आप सभी के लिए। आगे हम बताएंगे ब्लैक होल क्या होता है, पल्सर स्टार क्या होता है, कैसे बनता है, क्या स्थितियां हैं। मिलेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद आप सभी के लिए।